सभी छात्रों को नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। तो छात्रों, आज हम बात करेंगे वाक्य विज्ञान के बारे में। वाक्य विज्ञान, वाक्य के विषय में तो आपने सुना ही होगा। वाक्य किसे कहते हैं? अनेक सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। संस्कृत में यदि बात की जाए तो अनेकेषां सार्थकानां अन्वितानां च पदानां समूहो वाक्यम् इति अभिधीयते। यस्मिन् विज्ञाने वाक्यानां रचना, वाक्यानां भेदाः, वाक्यानां परिवर्तनानि, वाक्यानां परिवर्तनदशाः इति एतेषाम् अंशानां वर्णनं क्रियते तद्भवति वाक्य विज्ञानम्। अर्थात जिस विज्ञान में वाक्य संबंधी संपूर्ण विषयों का, वाक्य के भेद हैं, वाक्य में परिवर्तन के जो कारण हैं, वाक्य का जो स्वरूप है, इन सभी अंशों का जहाँ विवेचन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य विज्ञान कहते हैं। अध्ययन ऐतिहासिक रूप से भी किया जाता है और अध्ययन तुलनात्मक रूप से भी किया जाता है। तो इसी को कपिल द्विवेदी जी ने श्लोक में इस तरह से पिरोया है कि वाक्यानाम रचना भेदाः, वाक्यानाम रचना भेदाः परिवृत्ति ही पदक्रमः वाक्य विश्लेषणं चैव वाक्य विज्ञानम इष्यते। अर्थात वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, उसके परिवर्तन का क्रम, वाक्य विश्लेषण, इन सभी का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को हम वाक्य विज्ञान कहते हैं। तर्हि परिभाषानुसारेण विचारयामश्चेत् वाक्य विज्ञाने भाषायां प्रयुक्त विभिन्न पदानां परस्पर संबंधस्य विचारः क्रियते। अतः एव वाक्य विज्ञाने एतेषां सर्वेषां विषयाणां समावेशः भवति। यथा वाक्यस्य स्वरूपं, वाक्यस्य परिभाषा, वाक्यस्य रचना, वाक्यस्य निवार्य तत्त्वानि, वाक्येषु पदविन्यासः, वाक्यरचना इत्यादयः। तर्हि एवं प्रकारेण सर्वेषां तत्त्वानाम् अध्ययनम् अत्र भवति। परन्तु यदि तात्त्विकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् एतावता अस्माभिः ध्वनिविज्ञानम् अधीतं, पदविज्ञानम् अधीतम्, इदानीं वाक्यविज्ञानस्य अध्ययनं क्रियते। त्रिषु भेदः अस्ति। ध्वनि, पद, वाक्य एतेषु त्रिषु मौलिकान्तरः अस्ति। यथा ध्वनिः मूलतः उच्चारणेन सम्बद्धम् अस्ति, अतः इयं शारीरिक व्यापार रूपेण उत्पन्ना भवति। ध्वनि जो है वो शारीरिक व्यापार से उत्पन्न मानी जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उच्चारण से संबंधित है। हमारे द्वारा ध्वनि का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। इसीलिए ध्वनि को वाक्य में क्या माना जाता है? शारीरिक व्यापार माना जाता है। साथ ही पदम किं भवति? पदे शारीरिक मानसिक उभयोः व्यापारयोः संकल्पना अस्माभिः क्रियते। किमर्थम् उभयोः व्यापारयोः संकल्पना अस्माभिः क्रियते? यतोहि तत्र मानसिकत्वं सार्थकतायाः सम्बन्धः विचारेण अस्ति एवं विचारः मनसं कार्यं करोति। अर्थात पदों की सार्थकता भी है और उससे विचार भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से पद में मानसिक व्यापार भी है और शारीरिक व्यापार ही है। और वाक्य जो है वह पूर्णतः मानसिक व्यापार माना जाता है। यतोहि वाक्ये विचाराः भवन्ति, विचारेण अस्माभिः अर्थः गृह्यते, अर्थेन अस्माभिः भावः गृह्यते। अतः वाक्यं किं भवति? मानसिक व्यापारः भवति। यदि हम दार्शनिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं तो ध्वनि जो है वो शारीरिक व्यापार यानी कि सत है, अर्थात हमारे द्वारा उच्चारित की जा रही है। और पद जो है वो सत और चित है, अर्थात वहाँ पर शारीरिक व्यापार भी है और मानसिक व्यापार भी है। जब वो वाक्य में बंध जाते हैं
तो वहाँ पर अर्थ भी देते हैं, और सामान्य रूप से वो स्वतंत्र जब रहते हैं तो वो अर्थ से हीन हैं, इसलिए वो सत और चित है। और वाक्य जो है वो क्या है, सत और चित का मेल कराते हुए आनंद की प्राप्ति कराता है, अतः सच्चिदानंद है। इसीलिए पदों का समायोजन जब वाक्य के रूप में हो जाता है तभी इससे रसानुभूति होती है, भावानुभूति होती है और सौंदर्यानुभूति होती है, और इसीलिए इसी को भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई माना जाता है। स्पष्ट है? जिस प्रकार से आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से यदि समझें तो मान लीजिए कि ध्वनि है हमारे पास रॉ मटेरियल, और इसके साथ ही पद है उसको बनाने के लिए सामान, और वाक्य है हमारी बनी हुई वस्तु। मान लीजिए हमें मकान बनाना है तो जो मिट्टी है वो है हमारी ध्वनि, उसके साथ में जो ईंट हैं या पत्थर हैं बनाने के लिए सामान जो है वो है हमारे पद। तो ईंट और पत्थर को हम चिनेंगे, किसके माध्यम से चिनेंगे, मिट्टी के माध्यम से चिनेंगे, सीमेंट के माध्यम से चिनेंगे, तो वो क्या है, हमारा पद है और ध्वनि है। और दोनों जब हो गए तो जो मकान हमारा बन जाता है वो मकान हमारा क्या है, वाक्य है। इसी प्रकार से यदि वस्त्र है तो वहाँ पर यदि कपास जो है या सिरका जो है या सूती धागा जो है वो हमारी ध्वनि है, और उसी के साथ में जो सिलाई के से रहित जो कपड़ा है, सुई धागा जो है वो सब हमारे क्या हैं, पद हैं, और सिला हुआ वस्त्र हमारा जो है वो वाक्य है। जब आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में अंग हैं या अंगों से आपका शरीर बना हुआ है, तो आप क्या जवाब देते हैं? शरीरेषु अव्यवाः सन्ति वा साहित्येवमेव उच्यते खलु। काव्यस्य व्यवाः काव्यस्य अंगानि न तु एवम् उच्यते अंग ही काव्यं भवति। एतदेव उच्यते यत् काव्यस्य अंगानि सन्ति अलंकाराः गुणाः रीतयः इति। तो सब जगह बात की जाती है कि बड़ी चीज में छोटी चीजें क्या क्या समाहित हैं, वही बात वाक्य पर लागू होती है कि हमारे शरीर में क्या क्या अवयव हैं। उसी प्रकार से वाक्य जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनकी सार्थकता वाक्य में संयोजित होने पर ही होती है, और जब हम उसको उच्चारित करते हैं तब ध्वनि की सार्थकता होती है। इसी के मत में दो विवाद भी हमारे हुए हैं, एक अभितान्वयवाद है और एक अन्विताभिधानवाद है। अभितान्वयवाद है जिसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट हैं और वो पद को प्रधानता देते हैं, उसमें पदवाद है। वो कहते हैं कि पद का अर्थ प्रदान होता है और पद से ही वाक्य जो है वो सार्थक माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत इनके जो शिष्य हुए, जिनको हम प्रभाकर गुरु के नाम से जानते हैं, उन्होंने अन्विताभिधानवाद में कहा कि पद नहीं, वाक्य प्रधान होता है और वाक्यों में संयोजित होने पर ही पद जो है वो सार्थक रूप में आते हैं। और यही बात भाषा शास्त्रियों ने भी कही है कि यस, सेंटेंस इज ए सिग्निफिकेंट यूनिट। और यही बात वाक्यपदी में भर्तृहरि ने भी कही है कि पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। तो कुल मिला के पदों की और वर्णों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वर्णों की स्वतंत्र सत्ता पद के बिना नहीं है और पद की स्वतंत्र सत्ता वाक्य के बिना नहीं है। इसी प्रकार से यदि वाक्य के लक्षण के विषय में यदि हम बात करते हैं तो महाभाष्यकार पतंजलि ने वाक्य का लक्षण कहा है, एक तिंग आख्यातम साव्ययकारक विशेषणम वाक्यम सक्रिया विशेषणम च आख्यातम स विशेषणम। अर्थात 5 लक्षण इसमें से निकल के आते हैं। एक तिंग अर्थात एक क्रियापदम वाक्यम भवति। अव्ययः दूसरा उन्होंने लक्षण बताया, अव्ययः कारकम एवं विशेषण युक्त क्रियापदम वाक्यम अस्ति। तृतीयः क्रिया विशेषण युक्त क्रियापदम वाक्यम अस्ति। चतुर्थः विशेषण युक्त क्रियापदम वाक्यम अस्ति। और अंतिमः पंचमः अस्ति क्रियापद रहितं संज्ञापदम अपि वाक्यम भवति। यथा उदाहरणानि भवन्तः सर्वे जानन्ति। चलतु रे आगतमानवा
तर्हि वाक्यम आ गए हो, कुतः आगतवान, कहाँ से आए, अथवा तर्पणम, मैंने तर्पण किया। इस तरह कई बार क्रिया से भी हम अर्थ निकाल लेते हैं, कई बार क्रिया विशेषण सामान्य से अर्थ निकाल लेते हैं, और कई बार हम सिर्फ संज्ञा पद से भी अर्थ निकाल लेते हैं। यदि साहित्य की, ये हमने व्याकरण में वाक्य की परिभाषा जानी, यदि साहित्य की दृष्टि से हम बात करेंगे तो विश्वनाथ ने बहुत ही सुंदर लक्षण वाक्य का दिया है, जो हम सभी शायद जानते हैं कि वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः, अर्थात योग्यता आकांक्षा और आसक्ति, इन तीनों तत्वों से युक्त जो पदोच्चय होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आकांक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा अथवा जिज्ञासायाः असमाप्ति ही। रामः कहने के बाद हमारी आकांक्षा है कि रामः किम करोति, अथवा रामः कुत्र गच्छति, अथवा रामः कुतः आगतवान। तो आकांक्षा है, जानने की इच्छा है कि इसके बाद अगला कर्म क्या होगा, अगली क्रिया क्या होगी, वो आकांक्षा है। इसी के साथ में योग्यता, पदेषु पारस्परिक संबंध योग्यता, पदों में परस्पर संबंध होना चाहिए। जैसे वायुना अग्नि सिंचति, तो वहाँ पदों में पारस्परिकता नहीं है। सह वायुना जल संचयम करोति, वहाँ सार्थकता नहीं है, वायु में जल का गुण नहीं है, इसलिए वो जल सेचन का कार्य नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से पदों में योग्यता भी होनी चाहिए, अपना अर्थ व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए, परस्पर संबंध भी होना चाहिए कि जिस कर्ता का, जिस कर्म का, जिस क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है वो तीनों आपस में संबंधित हैं या नहीं। आसक्ति हम कहते हैं समीपता, अर्थात क्रमबद्ध रूपेण उच्चारणम, हमको समीपता का भी ध्यान रखना है, उसका क्रमबद्ध रूप में उच्चारण भी करना है। यानी कि राम अब कह दिया और 2 घंटे बाद कहा जाता है, क्रम है उसमें, समीपता है नहीं है, हम तो भूल ही गए कि पहले क्या कहा गया था, तो हमें तुरंत कहना चाहिए कि रामः ग्रामं गच्छति। इस प्रकार से हमने वाक्य का स्वरूप जाना। अब हम वाक्य के भेदों के विषय में यदि बात करेंगे तो पंचभेदाः मूल रूपेण स्वीक्रियन्ते। प्रथमं भवति आकृति मूलकम, द्वितीयः भवति रचना मूलकम, तृतीयः भवति अर्थमूलकम, चतुर्थः भवति क्रियामूलकम, पंचमः भवति शैली मूलकम। अब जैसे आकृति मूलकम में बात की जाए तो इसमें अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, ये इसके भेद माने जाते हैं। यानी कि आकृति के आधार पर हम इसकी रचना करते हैं कि जब मैं गुरु के पास गया गुरुजी बन को चले गए। इस प्रकार से योगात्मक रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं रचनामूलक, जिनमें रचना के आधार पर जिसके 3 भेद माने जाते हैं, सरल वाक्यम, मिश्र वाक्यम, संयुक्त वाक्यम। सरल वाक्यम होता है सामान्य, सीता गृहम गच्छति। मिश्र वाक्य होते हैं 2 वाक्यों को मिला करके लेना, सीता गृहम गच्छति, रामः वनम गतवान। और जो संयुक्त होता है वो एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया क्या हुई उस पर डिपेंड करता है कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब देश में खुशहाली छाई। संस्कृत में बात की जाए तो यदा अहम प्रधानमंत्री पदत्वं स्वीकृतवान तदा सर्वे जनाः प्रसन्नाः संजाताः। तो इस प्रकार से जो संयुक्त हैं, मिश्रित वाक्य हैं, ये सब काम करते हैं। अर्थमूलक में यदि बात की जाए तो अर्थमूलक बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसमें विधि वाक्यम होता है, निषेध वाक्यम होता है, प्रश्न वाक्यम होता है, अनुज्ञा वाक्यम होता है, संदेह वाक्यम होता है और इच्छार्थ वाक्यम होता है और संकेतार्थक वाक्यम होता है, विस्मयार्थक वाक्यम भी होता है। विधि वाक्यम सामान्य, रामः ग्रामं गच्छति। निषेध वाक्यम, रामः ग्रामं न गच्छति। प्रश्न वाक्यम, किम रामः ग्रामं गच्छति। अनुज्ञा वाक्यम, भो राम ग्रामं गच्छ। संदेह वाक्यम, रामः ग्रामं गतवान् वा। इच्छार्थक वाक्यम, रामः ग्रामं गम्येत।
संकेतार्थक वाक्यम, इस प्रकार से विस्मयार्थक वाक्यम किम राम गामम गतवान एवं प्रकारेण अर्थमूलक वाक्यानां प्रयोगः अस्माभिः बहु क्रियते। तथैव क्रियामूलक वाक्यानि भवन्ति, क्रियायुक्त वाक्यमपि भवति, क्रियाहीन वाक्यमपि भवति। कुत्रचित् क्रियायाः प्रयोगः क्रियते, कुत्रचित् क्रियायाः प्रयोगः नैव क्रियते। तथैव शैलीमूलक वाक्यानि अपि भवन्ति, तत्रपि शिथिलवाक्यानि, समीकृतवाक्यानि, आवर्तकवाक्यानि एवं प्रकारेण वाक्यानां बहुभेदाः भवन्ति। इदानीं यदि वाक्य परिवर्तनस्य काश्चन दशाः पश्यामः कि वाक्यों में परिवर्तन किस किस कारण से होता है, तो उन दशाओं में कुछ दिशाएं इस प्रकार से हैं कि पदक्रमे परिवर्तनम, कई जगह पद बदल दिया जाता है, कर्ता के स्थान पर क्रिया रख दी जाती है, क्रिया के स्थान पर कर्म और कर्म के स्थान पर कर्ता। जैसे सामान्य रूप में आप कहते हो कि हरि ही आपणम गच्छति, गच्छति हरि ही आपणम, इस तरह से आपने लिख दिया तो वो क्या हो गया, पदक्रमे परिवर्तनम हो गया। या आपणम गच्छति हरि ही, तो क्या हो गया, पदक्रम परिवर्तन हो गया। अन्वय परिवर्तनम, कई बार अन्वय में परिवर्तन हो जाता है। जो श्लोक हैं, जो पद्य हैं, उनमें जब हम अन्वय करते हैं तो कर्ता कहीं, क्रिया कहीं, कर्म कहीं, विशेषण वाक्य कहीं, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। अधिक पद प्रयोग, कई जगह अधिक पदों का प्रयोग हम कर देते हैं, जिसको पुनरुक्ति दोष भी कहा जाता है। वहाँ पर उस पद की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने एक पद जोड़ दिया। और साथ ही पद अथवा प्रत्यय से लोपः, कई जगह हम क्या कर देते हैं, पद का लोप कर देते हैं या प्रत्यय का लोप कर देते हैं, तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। कई जगह आदरार्थक बहुवचन प्रयोग, सामान्य रूप से नमः में आप प्रथमा लगाएंगे, लेकिन हम गुरुभ्यो नमः कहते हैं। इस तरह से कई जगह आदर में भगवंतम प्रणमामि, इस तरह से आदर में हम बहुवचन का प्रयोग भी करते हैं। प्रत्यक्ष कथन में भी हमारा जो है वाक्य परिवर्तन हो जाता है। कारकस्य स्थाने अर्धविराम प्रयोग, कई जगह हम कारक के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री कॉमा लगा के, अर्धविराम लगा के हम वहाँ पर कहते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस प्रकार से हम वहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो वाक्य परिवर्तन की जो चीज़ें हैं, ये सभी जो हैं वहाँ हम इन सभी के द्वारा हमारा वाक्य जो है वो परिवर्तित होता है। और साथ ही वाक्य परिवर्तन की दशाओं के साथ में यदि हम बात करें वाक्य परिवर्तन के कारणों के बारे में, तो इसमें भी बहुत से कारण हैं, जिसमें से सर्वप्रथम कारण की बात की जाए तो वो है अन्यासाम भाषाणाम प्रभावः, अर्थात अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तो राम सेड दैट ही विल गो टू मार्केट। अब हम हिंदी में भी वही प्रयोग करने लगते हैं कि सीता ने कहा कि वह बाजार जाएगी। इसी प्रकार से उसका प्रचलन हम संस्कृत में भी करने लगते हैं, सीता उक्तवती यत् सा आपणम गमिष्यति। तो ये किसका, आंग्ल भाषा का प्रभाव झलका। इस तरह से बलाघात, कई बार हम बलाघात यानी कि बल का आघात ज़्यादा कर देते हैं, उससे वाक्य परिवर्तित हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यदि हमने रोको पर बलाघात कर दिया तो अर्थ चेंज हो गया कि उसे मत जाने दो, और यदि हमने मत पर बलाघात कर दिया तो अर्थ चेंज हो गया कि रोको मत जाने दो। इस प्रकार से स्पष्टता, यदि हमारे कहने में स्पष्टता नहीं है, उच्चारण में स्पष्टता नहीं है, तो जो श्रोता है वो उसका अर्थ दूसरी तरह से ग्रहण करता है। मनः स्थिति, यदि आपका मन दुखी है, आप दुख में हैं, क्रोध में हैं, तो आपके मुख से नीरस या दुखद वाक्य ही निकलेंगे, रसयुक्त वाक्य नहीं निकलेंगे, तो अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, वह बात दुख में चली जाएगी। आप खुशी के साथ भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से दुखी हो, तो वो जान जाएगा कि आप इसको उसका मन रखने के लिए कह रहे हो।
अज्ञानता, कई बार हम नहीं जानते हैं कि किस पद का प्रयोग कहाँ पर सार्थक रूप से किया जाना है, इस कारण भी परिवर्तन हो जाता है। अनुकरणम में बहुत परिवर्तन होता है कि अध्यापक के द्वारा, गुरु के द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा कुछ कहा गया और हम उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहते हैं, एज इट इज़ बोलना चाहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, सुन करके पूर्ण ग्रहण ना होने के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है। और परंपरावाद, जो संस्कृत की परंपरा, जो संस्कृत है परंपरागत भाषा है, तो इसमें जब हम वाक्य पढ़ते हैं और पढ़ करके जब बोलते हैं तो काफ़ी परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा की जो वाक्य विज्ञान है, हमने जो जाना वाक्य का स्वरूप, वाक्य के भेद और वाक्यों में परिवर्तन के कारण, वाक्यों में परिवर्तन की दशा, यह बहुत ही स्पष्ट और सुग्राह्य है। और संस्कृत की वाक्य विज्ञान जो है उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म अंशों का विश्लेषण किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने वाक्य विज्ञान के विषय में आज ठीक प्रकार से जाना होगा। इसी के साथ नमस्कार।